जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को करेंगे और ख़ास करके किसी भी परीक्षा की दृष्टि से मौर्य साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न जो है हमेशा बनते ही रहे हैं और आगे भी प्रबल संभावना है इससे प्रश्न जो है बनेंगे ही बनेंगे। और ख़ास करके बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है उनमें तो ये जो है मौर्य साम्राज्य से प्रश्न जो है बनते रहे हैं और कभी कभी जो है 2 से 3 प्रश्न भी इस जो है टॉपिक से बने हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग जो है शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड कहूँगा जिसको मैं जो है व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया हूँ। मुझ पे तरस मत दिखा ऐ जिंदगी, मुझ पे तरस मत दिखा ऐ जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। मुझ पर तरस मत दिखा ऐ जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। तो दोस्तों आइए इसी के साथ जो है हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यह टॉपिक होगा, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो है अपने ज्ञान को बिल्कुल जो है अस्थायी बनाइएगा। तो यहाँ जो है मौर्य वंश के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और यहाँ जो है मौर्य साम्राज्य जिसका काल जो है 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व के बीच जो है रखा जाता है। इसमें बहुत सारे जो है शासक होते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब जो है पहले मौर्य वंश के बारे में देख लें कि मौर्य वंश जो है कौन थे जो है और मौर्य वंश के साक्ष्य जो है किन किन जो है चीजों से हमें मिलता है। तो दोस्तों मौर्य वंश के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। जैसे साहित्यिक स्रोत है, ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्रण राक्षस, सोमदेवकृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी तथा पतंजलिकृत महाभाष्य आदि से हमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जितने भी जो है पुस्तकें हैं और उनके रचयिता हैं अपने आप में जो है सभी प्रश्न हैं, चाहे वह कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र हो, विशाखादत्तकृत मुद्रण राक्षस हो, सोमदेवकृत कथा सरित सागर हो, क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी तथा पतंजलिकृत महाभाष्य, ये जितने भी जो है साहित्य जो है ग्रंथ हैं ये सभी जो है किसी न किसी परीक्षा में जो है एकदम इसमें से रहते हैं। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावधान आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनके बारे जो जिनमें भी जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। जैन ग्रंथों में भी भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्टि पर्वन में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में भी मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह जो है दोस्तों कुछ विदेशी जो है लेखक हैं जैसे एस्ट्रेबो, कार्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, निरियाकस, अनेसिक्रिटस व अरिस्टोबुलस आदि यूनानी लेखकों के विवरण से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ जो प्लिनी है जिन्होंने जो है रचना की है नेचुरल हिस्ट्री, या जो है ये जितने भी लास्ट में है निरियाकस, अनेसिक्रिटस व अरिस्टोबुलस, ये सभी जो है सिकंदर के साथ जो है भारत के आते हैं। ये भी जो है अपने विवरण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। एस्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रेकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। एस्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रेकोटस अपने भाषा में कहा है, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। अर्थात जो है ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है कि सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस
के रूप में, यानी सेंट्रोक्रेटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है किसने की है, तो विलियम जोन्स ने की है। अब पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनसे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है और खास करके अशोक के जो भी अभिलेख हैं वे अशोक के शासन के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त शक महाक्षत्रप रुद्रद्रावण के जूनागढ़ अभिलेख, जिसको जो है दोस्तों चंद्र मौर्य के जो है राजपाल पुष्यगुप्त ने जो है बनवाया था, उससे भी जो है मौर्य शासन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा काली पॉलिश वाले मृदभांड तथा चांदी व तांबे के जो आहत मुद्राएं होती थी उनसे भी जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिली है। अब जो है यहाँ चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जिस समय जो है सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है उस समय जो है भारत पर नंद वंश का शासन था और जो है नंद वंश का अंतिम शासक जो है घनानंद था। चूंकि नंद वंश को में 9 शासक हुए, इसलिए भी उन्हें नौ नंद कहा जाता था। तो यहाँ यह बात ध्यान देने वाली बात है कि नंद वंश के यानी घनानंद के दरबार में कौटिल्य यानी जिन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त कहते हैं वे एक विद्वान के रूप में रहते थे, लेकिन घनानंद क्या करता है, उनको अपमानित करके अपने दरबार से निकाल देता है और वे जो है अपने जो है कहा जाता है कि चोटी को जो है बांध कर एक प्रण लिए थे कि जब तक जो है मैं नंदों का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक जो है मैं नहीं छोड़ूंगा। और जो है इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं और जो है नंदों का नाश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के जो है बारे में जानने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य के बारे में हम लोग जानेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये जो है ऋषि चनक के पुत्र थे, यानी ऋषि चनक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इस पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त, यानी अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वे कौटिल्य थे और इन्हीं जो है अर्थशास्त्र के एक पद्य में जो है दोस्तों विष्णुगुप्त नाम का भी जो है उल्लेख होता है और दोनों में साम्यता जो है, दोनों में एक रूपता जो है मिली है। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है और वैसे ये जो है बात पूछा भी गया है खास करके यूपीएससी की परीक्षा में कि जो है कौटिल्य द्वारा रचित जो है पुस्तक है अर्थशास्त्र, वह किन बिंदुओं पर जो है प्रकाश डालता है। तो ये जो है शासन के सिद्धांतों की पर आधारित पुस्तक है। इसमें सप्तांग सिद्धांत जैसे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ये जो है दोस्तों ये एक जो है ऐसा विवरण है जिसमें इतिहास के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इस पुस्तक में राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ के बारे में वर्णन है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है जो दोस्तों कि कौटिल्य द्वारा रचित जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसकी तुलना जो है किन ग्रंथ से की जाती है, तो ये जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के बारे में जाने। अब जो है बारी बारी से हम लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य उसके उत्तराधिकारियों के बारे में धीरे धीरे से जानेंगे, लेकिन यहाँ जो है आज हम लोग इस वीडियो में 2 ही जो है शासकों के बारे में जानेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शासनकाल 323 से 298 ईस्वी पूर्व तक का है और जो है चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि मौर्य राजवंश के संस्थापक थे, तो जरा हम लोग जो है अपनी एक जो है थोड़ी सी समझ कर लें कि जो है ये मौर्य वंश जो है किस प्रकार जो है थे। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था।
ऐसे ही पूछा भी गया है कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने भारत के बड़े भूभाग पर अपना जो है शासन स्थापित करता है और जिसका विस्तार जो है दोस्तों ब्रिटिश काल के साम्राज्य से भी बड़ा था। उसने ही सर्वप्रथम भारत को एक राजनीतिक रूप से एक बद्ध किया। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ी सी जो है समझ अपना बनाए। अब जो है कुछ जो है साहित्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग जो है साहित्य में अलग अलग जो है वंश से अलग अलग कुल से जो है बताया गया है। जैसे ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, जबकि बौद्ध एवं जैन साहित्य क्षत्रिय बताता है। लेकिन विशाखा जो है दत्तकृत मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राज का पुत्र माना है। यानी वे जो है मुद्रा राक्षस जो है वृषण यानी निम्न कुल का बताता है। यूनानी लेखक प्लूटार्क ने के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की विशाल सेना के साथ कि जो हेमचंद्र के परिशिष्टि पर्वत, जिस प्रकार हम लोग जाने कि जो है ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताता है, बौद्ध एवं जैन जो है साहित्य क्षत्रिय बताता है, वही जो है हेमचंद्र के परिशिष्टि पर्व में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। तो दूसरी तरफ जो है बौद्ध ग्रंथ महाबोधि ग्रंथ के अनुसार दोस्तों चंद्रगुप्त जो है राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। अब यूनानी लेखक जो है प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की एक विशाल सेना के साथ, यानी धीरे धीरे जो है चंद्रगुप्त क्या करता है अपने जो है सैनिक जो है तैयार करता है और अपने सैनिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते क्या करता है बड़ी जो है विशाल सेना जो है वह धारण रख लेता है और जो है लगभग 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना के साथ क्या करता है वह पूरे भारत को जो है रौंद डालता है और समस्त भारत पर जो है अपना अधिकार कर लेता है। इन जो है जस्टिन यूनानी लेखक प्लूटार्क के वक्तव्य से जो है जस्टिन ने भी जो है अपनी सहमति दी है। इसके बाद जो है देखेंगे हम लोग 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को जो है पराजित कर देता है और जो है पराजित करने के बाद जो है संधि दोनों में हो जाती है। संधि के उपरांत जो है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेता है और जो है उसके बदले में एरिया यानी हेरात, अराकोसिया यानी कांधार, जेड्रोसिया एवं पेरोपनिसडाई यानी काबुल के कुछ भाग जो है वह चंद्रगुप्त को दे देता है। इसके बाद जो है दोनों के बीच जो है वैवाहिक संबंध भी होता है दोस्तों। इसमें जो है कार्नेलिया जो थी वह सेल्यूकस निकेटर की जो है पुत्री थी जिसका विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से होता है और जो है एक बार क्या करता है चंद्रगुप्त को जो है सेल्यूकस निकेटर जो है इन चारों प्रांतों यानी हेरात, काबुल, कांधार और मकरान आदि को जो है दहेज के रूप में दे देता है। अर्थात जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ये चारों प्रांत जो है दहेज के रूप में मिल जाते हैं। इसके बाद जो है चूंकि दोनों में वैवाहिक संबंध हो जाता है, अब जो है सेल्यूकस निकेटर क्या करता है मेगास्थनीज को जो है अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। यह वही मेगास्थनीज है दोस्तों जिसने जो है पटना के जो है नगर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी दी है, लेकिन इसके जो है मूल उदाहरण उपलब्ध नहीं है। इसके कुछ अंश जो है भिन्न भिन्न विद्वानों के पुस्तकों में वर्णित है और ये जो है मेगास्थनीज था जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। इन्होंने जो है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में भी वर्णन किया है। उस समय पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के लिए 30 जो है सदस्यीय 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में जो है दोस्तों 5 सदस्य होते थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी हमें देता है। और खास करके जो है दोस्तों बिहार में आयोजित होने वाली सब परीक्षा में जो है यह इंडिका और मेगास्थनीज से संबंधित जो है प्रश्न जो है हमेशा से बनते रहे हैं। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन जो है एपियानस ने किया है। यह भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है। इसके बाद
साम्राज्य का विस्तार जो है हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार जो है कहां से कहां तक था। तो उत्तर पश्चिम में जो है दोस्तों ईरान यानी फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक यानी मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी जो है इस मत से सहमत हैं कि यानी जैन और तमिल साहित्य में भी यह बात वर्णन है कि चंद्रगुप्त जो है दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से प्रकट होता है। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है दोस्तों, अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को त्याग देता है और जो है चला जाता है श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक मैसूर में, और वहां जाकर जो है वह उपवास विधि द्वारा, अर्थात जो हम लोग जैन धर्म में पढ़े थे दोस्तों कि संलेखना विधि जो था यानी उसमें जो है उपवास रहकर अपने प्राण को त्यागा जाता है, उसी को जो है संलेखना कहा जाता है। तो वह जो है उपवास विधि द्वारा क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य, अपने जो है प्राण त्याग देता है। अंत में जो है दोस्तों अपने जीवन के अंतिम चरण में वह पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ देता है। हम लोग अभी जाने चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस जो है जैन मुनि से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म की दीक्षा ली थी, तो भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। तो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और श्रवणबेलगोला यानी मैसूर जाकर 298 ईस्वी पूर्व में जो है वह उपवास जो है करके अपना प्राण जो है त्याग देता है। इसके बाद जो है दोस्तों जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त के शासन काल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। जो है मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके बारे में भी जानकारी है। अब इसका चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। बिंदुसार का कार्यकाल जो है 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक का है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का अर्थ जो है संस्कृत में अर्थ होता है जो दोस्तों अमित्रघात यानी शत्रु का विनाशक यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहता है। जैन ग्रंथ दोस्तों बिंदुसार को क्या कहता है, सिंहसेन कहता है। और यहाँ ध्यान थोड़ी सी जो है बारीकी से समझिएगा दोस्तों। इसके पहले जो हम लोग हर्यक वंश पढ़े थे तो हर्यक वंश का वहां संस्थापक जो है बिंबिसार था, लेकिन ये यहाँ जो है बिंदुसार है जो मौर्य वंश से संबंधित है। वहां बिंबिसार है, अल्फाबेट के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, पहले बिंबिसार अब यहाँ बिंदुसार। तो दोस्तों जैन ग्रंथ इसे सिंहसेन कहता है और इनके माता का नाम जो है जैन ग्रंथों में ही इनके माता का नाम जो है दुर्धरा जो है मिलता है। दिव्यावतान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। पहले विद्रोह को दबाने के लिए जो है बिंदुसार जो है अपने एक पुत्र जो है यानी अशोक को भेजते हैं, और फिर जब दोबारा विद्रोह होता है तो वहां जो है अपने एक दूसरे पुत्र सुशील को भेजते हैं। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग देखें एस्ट्रोगो के अनुसार बिंदुसार के समय में सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी के अनुसार मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक जो है अपना राजदूत जो है भेजा था। एथिनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन जो है किया है, जिसमें भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। यहाँ जो है दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जो सीरिया शासक जो है एंटियोकस प्रथम से जो बिंदुसार था वह 3 वस्तुओं की मांग करता है। एक जो है मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और जो है एक दार्शनिक का मांग करता है। लेकिन जो सीरिया शासक थे एंटियोकस प्रथम, उन्होंने प्रथम 2 जो है वस्तुओं को अर्थात जो है मीठी मदिरा को और सूखी अंजीर को जो है भेजवा देते हैं, और जो है तीसरा जो उनका विकल्प था जो है एक दार्शनिक, तो उन्होंने इस बात को जो है कहकर जो है खबर भेजवा दिया कि जो है ये जो है विद्वानों को जो है क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दोस्तों यहाँ हम लोग देखें जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंत में जो है जैन धर्म को अपना लेता है, लेकिन जो है ये बिंदुसार जो था वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था।
दिव्यावदान से पता चलता है कि राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय एक ज्योतिषी निवास करता था। एक बार फिर से दोस्तों, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दिव्यावदान से पता चलता है कि राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है मौर्य वंश से संबंधित जो है 2 महत्वपूर्ण जो है शासकों के बारे में हम लोग जाने। इसके बाद से जो है अशोक महान और उनके अन्य उत्तराधिकारी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इसके आगे वाले वीडियो में। और खास करके तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, एक बार फिर से बता दूं दोस्तों कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको एक वीडियो में कवर कर पाना जो है मुश्किल था। इसलिए जो है मैं इसका जो है दूसरा वीडियो बहुत जल्द ही लाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।